नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग इस क्लास में पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को एग्जाम जो इस बार होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम लोग हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंतर्गत चौथा चैप्टर कवर करेंगे। चौथा चैप्टर इस पूरे वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। 25 से 26 क्वेश्चन होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले मैंने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं या वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाके वो वीडियो सारे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो चैप्टर है वो है पाइपों में, ये जो पाइपों से प्रवाह, क्या चीज, फ्लो थ्रू आउट पाइप। पाइपों से प्रवाह हो रहा होता है तो उसमें जो द्रव प्रवाहित होता है वो किन गुणों के साथ में प्रवाहित होता है, या पाइप कौन से गुण वाले होने चाहिए द्रव के लिए, या पाइप जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इनमें जो प्रवाह होता है वो किस तरीके से होता है, और ये पाइप किस मटेरियल के बने होते हैं। इन सभी पर आधारित मैं आज आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उद्योगों में द्रवों का प्रवाह सामान्यतः किया जाता है। उद्योग का मतलब जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, इनमें क्या बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग द्रव का यूज करते हैं। पानी का जैसे यूज किया, ठीक है, नॉर्मली जो पानी होता है, पानी को ही पहले द्रव मान लेते हैं। द्रव तो बहुत सारे होते हैं, जैसे सर्वो ऑयल हो गया, ये सब हो गए। तो इनका जो प्रवाह मशीन वगैरह में किया जाता है तो वो भी जो होता है वो पाइप के माध्यम से किया जाता है। जैसे टंकी से लेकर हमें ऑयल को इंजन तक भेजना है तो पाइप से ही जाता है। अगर क्या वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट जो भी वाटर मारा होता है, अगर कंपनी से हमें बाहर करना है तो भी उसमें हम लोग पाइपों का ही यूज करते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपनी लंबाई के आधार पर छोटे पाइप अपने व्यास के कितना गुना लंबे होते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पाइप हैं उनको लंबाई के आधार पर दो तरीके से बांटा जाता है। एक होते हैं छोटे पाइप, एक होते हैं बड़े पाइप। ये इनकी जो लंबाई ली जाती है वो व्यास के अनुसार ली जाती है। जो छोटे पाइप होते हैं उनकी जो लंबाई ली जाती है वो व्यास से 500 गुने से कम होती है। जो व्यास होगा उसका 500 गुना करेंगे और उससे कम लंबाई का पाइप बना देंगे। और जो लंबे पाइप होते हैं उसका जो व्यास होगा उनके 500 गुने से अधिक ले लेते हैं, उन्हें हम लोग लंबे पाइप कहते हैं। जो व्यास होगा उसका 500 गुना करेंगे और उससे अधिक लंबाई के बना देंगे तो उसे हम लोग लंबे पाइप कहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 500 से कम हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप किस धातु या पदार्थ के हो सकते हैं। जो हमारे पाइप बनते हैं वो किस धातु या पदार्थ के हो सकते हैं। तो पाइप जो होते हैं वो ढलवा लोहा के भी बनाए जाते हैं और प्रबलित कंक्रीट के भी बनाए जाते हैं, पीवीसी के बनाए जाते हैं। पीवीसी का इस समय बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, आप लोगों ने देखा भी है। पुराने समय में ढलवा लोहा के बहुत ज़्यादा पाइप आते थे। पाइपलाइन देखते हैं आप लोग जो नाले वगैरह में पड़ती है वो भी ढलवा लोहे की होती है। पब्लिक कंक्रीट का मतलब जो आप लोगों ने पुरानी बिल्डिंग्स देखी होंगी, आप लोग अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज ही देख लीजिएगा, वहाँ पर जो भी पाइप यूज किए गए होंगे वो सारे प्रबलित कंक्रीट के बने होंगे, ठीक है, आरसीसी के जैसे हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग इसे आल पर टिक कर लेंगे। आल ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप या चैनल की अनुप्रस्थ काट की वह लंबाई जो प्रवाहित द्रव के संपर्क में रहती है। जो हमारा पाइप होता है उसमें कौन से भाग पर या कौन से स्थान पर जो द्रव होता है वो अगर टच कर रहा है किसी स्थान पर तो उस सतह को या उस खंड को या फिर उस भाग को क्या कहेंगे, तो वो भीगी परिमाप कहलाती है। क्योंकि जब द्रव प्रवाहित होता है तो वो भीग जाती है, इसी कारण इसे हम लोग भीगी परिमाप कहते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवीय मध्यमान गहराई या द्रवीय त्रिज्या m होती है। तो जो द्रवीय त्रिज्या m होती है, द्रव की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, ये जो द्रव होता है मध्यमान गहराई, पाइप में बह रहे द्रव की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a तथा इसकी भीगी परिमाप, जो भी द्रव जिसमें चिपक कर चलता है उसे भीगी परिमाप p के अनुपात को द्रवीय मध्यमान गहराई या द्रवीय त्रिज्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरे सॉरी, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। a/p होता है, क्षेत्रफल अपान भीगी परिमाप।
तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपेक्षिक रुक्षता होती है। आपेक्षिक रुक्षता क्या है, पाइप में जो भी रुकावट आए, अगर द्रव की जो द्रव बह रहा है उसमें अगर कुछ भी रुकावट आए तो उसको हम लोग आपेक्षिक रुक्षता कहते हैं, जिसके कारण द्रव के प्रवाह में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आती है। उसे हम लोग सामान्यतः जो है डेल्टा से इसे प्रदर्शित किया जाता है आपेक्षिक रुक्षता को। और ये जो होता है वो 2s/d होता है। यहाँ पर s जो होता है वो सतह की मोटाई होती है और जो d होता है वो पाइप का व्यास होता है। तो 2s/d एव आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डार्सी का समीकरण होता है। जो हमारे एक डार्सी वैज्ञानिक थे, डार्सी ने एक समीकरण बनाया था, द्रव को प्रवाहित हो रहा हो अगर किसी पाइप वगैरह में, तो जो उसका निकालना होता था, हाइट निकालनी है या किस हाइट से प्रवाहित हो रहा है या फिर शीर्ष निकालना होता था, वहाँ पर हम लोग डार्सी का फार्मूला लगाकर उसे निकालते थे। तो डार्सी का जो फार्मूला होता है वो 4FLV²/2GD होता है। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या, HF बराबर FLV²/2GD। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोगों को ये सीधे याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन तो बनेगा नहीं ज़्यादा, लेकिन ये फार्मूला पूछ सकता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डार्सी के समीकरण को और किस नाम से जाना जाता है। जो डार्सी ने समीकरण दिया था 4FLV²/2GD, 4FLV²/2GD, ये डार्सी ने समीकरण दिया था। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हिप्स वेग समीकरण भी कहते हैं, हिप्स वेग समीकरण भी कहते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिप्स वेग समीकरण। ये इन्होंने क्या दिया था, 4FLV²/2GD। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चेजी समीकरण होता है। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक समीकरण दिया जिससे हम लोग वेग को ज्ञात करते हैं किसी भी द्रव के, उसे हम लोग चेजी समीकरण कहते हैं। तो जो चेजी ने समीकरण दिया था वो दिया था अंडर रूट के अंदर 2G/F बराबर कांस्टेंट। जो इसका वेग होता है वो स्थिर रहता है। ये समीकरण इन्होंने दिया था, तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, अंडर रूट 2G/F बराबर C। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेजी के समीकरण C बराबर अंडर रूट 2GF में C क्या है। जो चेजी ने समीकरण दिया था वो दिया था C बराबर अंडर रूट 2G/F। तो यहाँ पर जो C होता है वो चेजी स्थिरांक होता है, चेजी कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग चेजीज कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव का स्तरीय प्रवाह जिस वेग पर विक्षुब्ध प्रवाह में बदलता है उसे कहते हैं स्तरीय प्रवाह। आपको मैंने बताया था कि प्रवाह जो है ये दो तरीके के होते हैं, स्तरीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। ये रेनॉल्ड्स संख्या के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। अगर ये स्तरीय से विक्षुब्ध में प्रवाहित हो रहा है तो जिस पॉइंट पर ये बदलता है उसे हम लोग क्रांतिक वेग कहते हैं। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रांतिक वेग। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेनॉल्ड संख्या में ज्ञात किया जाता है। रेनॉल्ड संख्या जो होती है जिसमें हम लोग द्रव के प्रवाह का मान ज्ञात करते हैं। अगर रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम होती है तो वहाँ पर जो प्रवाह होता है वो स्तरीय होता है, और अगर 4000 से ज़्यादा होती है तो वो विक्षुब्ध प्रवाह होता है। अगर 2000 और 4000 के बीच में हो तो प्रवाह को हम लोग बता नहीं सकते हैं। इन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया था या फिर इन्होंने ये चीज़ें बताई थी। तो इससे उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। रेनॉल्ड संख्या से हम लोग क्रांतिक वेग को ज्ञात करते हैं। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है Rn का सूत्र होता है, या बोल सकते हैं जो रेनॉल्ड संख्या का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है ρVD/μ। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, R बराबर ρVD/μ में म्यू होता है। ये रो कर लीजिएगा, पी जैसा लग रहा है, ये रो होता है।
तो यहाँ पर जो म्यू होता है, आपका जो म्यू है वो होता है श्यानता गुणांक। यहाँ पर श्यानता का गुणांक होता है कि कितना द्रव श्यान है और कितना अश्यान है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय दाब बल का ही प्रयोग करके किसी द्रव को कुछ ऊंचाई तक चढ़ाकर जिस नीचे तल पर प्रवाहित करते हैं उसे हम लोग कहते हैं, वो कौन सी डिवाइस ऐसी होती है कि वायुमंडलीय दाब बलों के कारण हम लोग किसी द्रव को ऊंचाई तक ले जाएं और उसे फिर से नीचे प्रवाहित कर दें। तो ये काम हम लोग साइफन के द्वारा करते हैं। ये साइफन पाइप होता है, साइफन क्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है, इस तरीके से एक माउंट टाइप में बनाया जाता है। इसके ऊपर से द्रव यहाँ ले जाते हैं, फिर अचानक से यहाँ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए, जब टरबाइन वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये साइफन पाइप द्वारा क्रिया की जाती है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइफन पाइप में प्रवेश द्वार से साइफन के शिखर की जल तक से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जो ये साइफन पाइप इस तरीके से होता है, मान लीजिए अगर जल का जो इस सतह है वो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो ऊंचाई है ये कितनी होनी चाहिए। ये जो ऊंचाई होती है वो 10 मीटर होती है। अगर 10 मीटर से ज़्यादा है तो भी साइफन पाइप ज़्यादा काम नहीं करेगा, और कम है तो करेगा ही नहीं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइफन को चालू करने के लिए किया जाता है। साइफन को अगर चालू करना है कि मतलब उससे हमें पानी को प्रवाहित करना है, तो वहाँ पर उसके अंदर हम लोग निर्वात उत्पन्न कर देते हैं, उसकी हवा को पूर्णतया निकाल देते हैं। उसके दोनों छिद्रों को बंद करने के बाद में उसमें पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद में एक सिरा को हम लोग उस भाग में डालते हैं जिस भाग में पानी होता है, और दूसरे सिरा को खुला छोड़ देते हैं। तो हमारा पानी जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने लगता है। आप लोगों ने बचपन में ये क्रिया की भी होगी कि अगर आप लोगों ने पानी निकाला होगा तो क्या करते हैं, आप पहले पाइप में पानी को सक कर लेते हैं, और फिर जब जैसे ही पानी बाल्टी से लेकर ऊपर तक आ जाता है तो आप लोग उसे वातावरण में खुला छोड़ देते हैं। तो जो वातावरण का दाब होता है वो पानी को आसानी से खींचता रहता है, और आपका जो पाइप में पानी होता है वो आसानी से प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग ये क्रिया कर भी चुके होंगे, नहीं किए तो आप लोग अब करके देखिएगा। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। HF बराबर साइफन पाइप के लिए होता है। HF किसके बराबर होता है? जो इसकी हाइट होती है वो क्या होती है? जो इसकी हाइट होती है वो H/3 होती है। जो फ्लो इसका जितना होता है वो H/3 होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकदम दाब वृद्धि को कहते हैं। अगर किसी चीज़ में एकदम से दाब की वृद्धि हो रही है, एकदम से दाब पड़ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जलाघात कहते हैं। क्या कहेंगे? जल प्रघात या फिर जलाघात बोला जाता है। जल का आघात अचानक से एकदम से मार दे उसे हम लोग जल आघात कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल आघात को और किस नाम से जाना जाता है। जिसे हम लोग जल जो आघात है, मतलब क्या है कि अगर कोई पाइप है वो उसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है, उसमें हम अचानक से हाथ लगा दें तो पानी तो का जो प्रवाह हो वो तो रुक जाएगा, लेकिन आपके हाथ पर जो अचानक से बल लगेगा या फिर अचानक से जो प्रघात होगा उसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। उसका नाम है जल प्रघात, या फिर घन प्रघात बोलते हैं। सॉरी, जल प्रघात नहीं, घन प्रघात। घन क्या है? घन क्या अचानक से इम्पैक्ट डालता है किसी वस्तु पर, तो उसी से ये ले लिया गया है, उसे हम लोग घन प्रघात बोलते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल प्रघात में द्रव का वेग हो जाता है। जल प्रघात क्या है? जल प्रघात का मतलब होता है कि द्रव अचानक से रुक जाए, तो उसमें जो वेग होगा वो शून्य हो जाएगा। जब जल क्या है स्थिर अवस्था में आ जाएगा तो उसका जो वेग है, गति करने की जो रेट है, वो भी शून्य हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइपलाइन में जल का विसर्जन होता है। पाइपलाइन में जो जल का विसर्जन होता है वो किस तरीके से होता है? एकदम से मतलब एक ही गति से प्रवाहित होता रहता है या कम ज़्यादा होता है, तो उसे क्या है बढ़ाया और घटाया जाता है या फिर बढ़ता घटता रहता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सॉरी, देखिए ऊपर देख लेते हैं कितने नंबर पहुंच गए थे हम लोग पहुंच गए थे लगभग 22-23 नंबर पर। ये आ गया। हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सर्ज टैंक द्वारा जल की मात्रा होती है। सर्ज टैंक एक होता है,
उसमें क्या किया जाता है, एक ऊंचे स्थान पर यहाँ पर एक टैंक बना दिया जाता है जिसमें इस तरीके से एक पाइप दे दिया जाता है। अगर यहाँ पर हमें बिजली का उत्पादन करना होता है या अधिक रेट से हमें पानी को भेजना होता है, या बोल सकते हैं कि अगर पानी की कमी पड़ रही है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो बिजली उत्पादित होती है उसमें हम लोग जो जल भेजते हैं वो अधिक वेग के साथ में हम लोग टरबाइन की फिन्स पर या फिर उस पर पंखों पर भेजते हैं, जिससे फिन्स घूमती है और जो हमारी केमिकल ऊर्जा होती है वाटर की, वाटर एनर्जी होती है, वो गतिज ऊर्जा में बदलने के बाद में घूर्णी ऊर्जा में बदलती है और घूर्णी ऊर्जा के बदलने के बाद में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देती है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में हमें प्राप्त हो जाती है। तो जो सर्ज टैंक होता है वो पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित अवस्था में भेजता है जितनी आवश्यकता होती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्ज टैंक के प्रकार होते हैं। तो सर्ज टैंक हमारा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, साधारण सर्ज टैंक, निरुद्ध सर्ज ऑरिफिस प्रकार का सर्ज टैंक और विभेदी सर्ज टैंक। जो हमारा साधारण होता है उसमें नॉर्मली ऐसे ही नली लगा दी जाती है, और जो निरुद्ध होता है उसमें ऑरिफिस का यूज कर दिया जाता है कि और ज़्यादा नियंत्रित मात्रा में जल भेजना है तो ऑरिफिस का यूज कर दिया जाता है। और विभेदी अगर क्या है अंतर कर करके हमें द्रव की मात्रा भेजनी है तो इसे विभेदी। तो इसका यहाँ पर ये आंसर गलत लिखा हुआ है, नॉट, यहाँ पर आल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी सही है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से आल नोट कर लीजिएगा, यहाँ से ऊपर लिखने में गलती हो गई है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में शीर्ष हानि होती है। जो शीर्ष हानियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, आकस्मिक वर्धन या रुकावट के कारण। आकस्मिक वर्धन का क्या है, पाइप का जो भाग है वो अचानक से बढ़ जाए या फिर उसमें रुकावट आ जाए या फिर बोल सकते हैं उसका संकुचन हो जाए। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्ष हानि होती है। आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्ष हानि कितनी होती है वो हम किस सूत्र से निकालते हैं। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, वीसी माइनस वी का होल स्क्वायर अपान 2g। तो ये आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये सीधे याद कर लीजिए। इस पर आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेंगे, आप लोगों को ये सीधे सीधे फार्मूला ही याद कर लेना है, ये देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर तो आप लोगों ने ये नोट भी किए होंगे, अगर नहीं नोट किए तो आप लोग आगे नोट कर लीजिए। आज ये इस वीडियो में आप लोगों का ये चौथा चैप्टर बिल्कुल होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर लूँगा और आप लोगों का जो सिलेबस है बहुत ही जल्द पूरा फिनिश हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वीडियोस सारे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पेपर बिल्कुल होंगे, आप लोग निश्चिंत मतलब ये चिंता आप अपने माइंड से न निकाल दीजिएगा कि आपके पेपर नहीं होंगे। आप थोड़ा सा चिंतित रहिए अपने पेपर को लेकर। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, अगर हमारे चैनल पर हो नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जितना से ज़्यादा हो सके ज़्यादा उतना अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाएगा। और अगर आप लाइक करते हैं तो मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।